नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मीणा। आज हम राजस्थान के भूगोल के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के भूगोल से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इसके। और राजस्थान के भूगोल के बारे में हम बेसिक तरीके से बात करेंगे, बेसिक से एक अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे इसके बारे में। राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान के भूगोल में हम आज किस किस के बारे में बात करेंगे उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जो राजस्थान है, राजस्थान की उत्पत्ति किससे कैसे हुई, उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसकी विस्तार स्थिति के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। स्थिति के बाद बात करेंगे विस्तार, फिर बात करेंगे आकृति के बारे में। फिर आकृति के बाद हम बात करेंगे दोस्तों इसके भौतिक प्रदेशों के बारे में। भौतिक प्रदेश दोस्तों, यहाँ पे हम राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसको बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर बात करेंगे इसकी स्थिति के बारे में, फिर इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी आकृति के बारे में बात करेंगे, फिर इसके भौतिक प्रदेश के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, राजस्थान की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के बारे में बात करें तो 22 करोड़ वर्ष पूर्व, 22 करोड़ वर्ष पूर्व संपूर्ण स्थलखंड एक जगह था और इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था। ये हमारा स्थलखंड है और इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था। इस प्रकार बीच वाला भाग है ये स्थलखंड है, स्थलखंड, और इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था, उसे कहा गया जलखंड। दोस्तों, ये जो स्थलखंड जो वाला जो भाग है, स्थलखंड वाले भाग को कहा गया पेंजिया, और जलखंड वाले भाग को कहा गया पेंतालास। पेंतालास ये हमारी पृथ्वी का नमूना है। पृथ्वी के बीचों बीच एक स्थलखंड था और चारों तरफ पानी भरा हुआ था। पानी वाले भाग को स्थलखंड जिसे पेंतालासा भी कहा गया, और स्थल वाले भाग को स्थलखंड और उसे पेंजिया भी कहा गया। दोस्तों, ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ये अपने अक्ष पर घूमती है। घूमने के कारण एक बल लगता है दोस्तों, उस बल को कहते हैं कैरियोलिक बल। इस कैरियोलिक बल के कारण ये जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो स्थलखंड वाला जो भाग है, स्थलखंड वाला जो भाग है, इस स्थलखंड वाले भाग के दो टुकड़े हो गए। वो दो टुकड़े कौन कौन से थे? वो टुकड़े इस प्रकार थे। ये वाला भाग था गोंडवाना लैंड, और ये वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, और इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था, और पानी वाला भाग कहलाया दोस्तों 33 सागर। 33 सागर। दोस्तों, ये अंगारा जो लैंड है, अंगारा लैंड वाले भाग में अब यूरोप और उत्तरी अमेरिका वाले भाग आते हैं, और गोंडवाना लैंड में अफ्रीका और हमारा एशिया महाद्वीप आता है इसमें। और इसी गोंडवाना लैंड में स्थित हमारा राजस्थान। यहाँ बात करें दोस्तों, तो ये जो संपूर्ण जो पृथ्वी है, इस संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जल विद्यमान है और 29% भाग पर थल विद्यमान है।
यहाँ पे 71% जल में से मात्र 1% पानी ही पीने योग्य है। पीने योग्य पानी कितना है? 1%। आगे बात करें तो ये जो गोंडवाना जो लैंड है, गोंडवाना लैंड के राजस्थान में क्या अवशेष है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ये गोंडवाना लैंड के राजस्थान में अवशेष, इसका अवशेष मिलता है राजस्थान में जो हमारी जो अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का ही अवशेष है। और अरावली पर्वतमाला की जो तुलना की गई है, इसकी तुलना अमेरिका में एक पर्वतमाला है दोस्तों, अमेरिका में एक पर्वतमाला है और उस पर्वतमाला का नाम है अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला। इस अपलेशियन पर्वतमाला से अरावली पर्वतमाला की तुलना की गई है और ये अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है दोस्तों अरावली। और अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। और अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन युग की है, प्री कैम्ब्रियन युग की है, प्री कैम्ब्रियन युग की है। आगे बात करें तो राजस्थान में जो 33 सागर है, 33 सागर के क्या अवशेष है इसके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में जितने भी खारे पानी की झीलें है, सारी की सारी खारे पानी की झीलें 33 सागर का ही अवशेष है। और एक राजस्थान का भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थल भी 33 सागर का ही अवशेष है। और यहाँ भारत के संदर्भ में बात करें तो हिमालय जो पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला 33 सागर का ही अवशेष है। और हिमालय पर्वतमाला संसार की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है दोस्तों। और आगे बात करते हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो हम भूगोल को पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात हम इतिहास के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार राजस्थान जो हमारा वर्तमान राजस्थान है, किस प्रकार इसका नाम राजस्थान पड़ा, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी बात इतिहास के बारे में करते हैं। दोस्तों इतिहास के बारे में बात करें तो विश्व इतिहास का जो जनक है, विश्व इतिहास का जनक, यहाँ पे विश्व इतिहास का जनक कहा गया दोस्तों हेरोडोटस को, हेरोडोटस को विश्व का इतिहासकार कहा जाता है। और हेरोडोटस की एक रचना थी दोस्तों, उसका एक ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम था हिस्टोरिका को यूनानी परंपरा में हिस्टोरिकल भी कहते हैं, और हेरोडोटस की जो रचना है हिस्टोरिका में भारत और पारस के बीच जो व्यापार होता था, भारत और पारस के बीच जो व्यापार होता था, उस व्यापार का उल्लेख मिलता है यहाँ इसमें हिस्टोरिका। आगे बात करें तो हेरोडोटस कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो ये निवासी थे यूनान के, ये यूनान के निवासी थे। और भारत कब आए? तो भारत आगमन, ये भारत आए थे दोस्तों 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में ये भारत आए थे। ये बात तो हो गई हमारे विश्व के इतिहास के जनक के बारे में। विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस था। पुस्तक इनकी हिस्टोरिका, जिसे यूनानी परंपरा में हिस्टोरिकल भी कहते हैं। और इस हिस्टोरिका में भारत और पारस के बीच जो व्यापार हुआ, उस व्यापार का उल्लेख मिलता है। और ये यूनान के निवासी थे और भारत ये 5वीं शताब्दी में आए थे। और अब बात करते हैं भारत के इतिहास के बारे में
कि भारत का इतिहासकार कौन था या भारत के इतिहास का जनक कौन था। दोस्तों, भारत के इतिहास का जनक, भारत के इतिहास का जनक कहा गया दोस्तों श्री वेद व्यास को। श्री वेद व्यास जी को भारत के इतिहास का जनक कहा गया है। और श्री वेद व्यास जी की एक रचना है, एक ग्रंथ है इनका, और उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों महाभारत। महाभारत दोस्तों, यहाँ से बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत का रचयिता कौन है। तो महाभारत का रचयिता है श्री वेद व्यास जी। और बहुत सी बार यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि महाभारत का लेखक कौन है। लेखक के बारे में बात करें तो महाभारत का लेखक था श्री गणेश। श्री गणेश जी महाभारत के लेखक थे और रचयिता कहा गया श्री वेद व्यास जी को। ये जो महाभारत है, महाभारत के बारे में आगे बात करें तो महाभारत का प्राचीन नाम दोस्तों जय संहिता था। जय संहिता था। ये भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था। तो जय संहिता था। और जय संहिता में श्लोक थे 8800 श्लोक थे। और जय संहिता के बाद महाभारत का नाम भारत हुआ और भारत में श्लोक थे 24,000 श्लोक थे। भारत के बाद इसका नाम महाभारत हुआ। और महाभारत में 1,00,000 श्लोक थे। 1,00,000 श्लोक थे और 1,00,000 श्लोक थे, इसीलिए महाभारत को कहा गया सत सहस्त्री संहिता कहा गया महाभारत को। दोस्तों ध्यान देना, महाभारत में 1,00,000 श्लोक थे। 1,00,000 श्लोक होने के कारण महाभारत को सत सहस्त्री संहिता भी कहा गया। और आगे बात करें तो महाभारत के बारे में बात करें तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, ये महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। और कुरुक्षेत्र वर्तमान में हरियाणा व राजस्थान के अलवर जिले में फैला हुआ है। और ये युद्ध दोस्तों 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों तक ये युद्ध चला था महाभारत का। और यहाँ से दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम महाभारत की जानकारी किस में मिलती है। सर्वप्रथम महाभारत की जानकारी किस में मिलती है। तो दोस्तों एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है अश्वलायन गृहसूत्र। अश्वलायन गृहसूत्र में सर्वप्रथम महाभारत की जानकारी मिलती है। और महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है। पंचम वेद भी कहा गया है। दोस्तों यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजस्थान पुलिस हो चाहे पटवारी हो चाहे रिट हो, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब बात करेंगे हम राजस्थान के इतिहास के जनक के बारे में। दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान के बारे में ही है। तो बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के जनक कौन थे उसके बारे में। दोस्तों राजस्थान के जो इतिहास के जनक है, राजस्थान के इतिहास के जनक थे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। ये राजस्थान के इतिहास के जनक थे और इन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है दोस्तों। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते थे। घोड़े वाले
बाबा भी कहते थे। दोस्तों उस समय परिवहन के साधन नहीं थे, इसलिए कर्नल जेम्स टोड अपने जो भी राजनीतिक कार्य करते थे उन राजनीतिक कार्यों को करने के लिए ये घोड़े पर बैठकर एक रियासत से दूसरी रियासत में जाते थे, इसलिए इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। और इनके घोड़े की जो मृत्यु होती है, इनके घोड़े की मृत्यु होती है दोस्तों, कोटा में इनके घोड़े की मृत्यु होती है और आज भी इनके घोड़े का स्मारक बना हुआ है कोटा में। और आगे थोड़ी सी बात करें कर्नल जेम्स टोड के बारे में, तो कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म हुआ था, जन्म के बारे में बात करते दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 22 मार्च 1782 में हुआ था। 22 मार्च 1782 में कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था। और बात करें इनकी मृत्यु के बारे में, तो इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1835 में इनकी मृत्यु हुई थी कर्नल जेम्स टोड की। और कर्नल जेम्स टोड अपने मामा पैट्रिक हिटली के सहयोग से ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए थे दोस्तों। पैट्रिक हिटली के सहयोग से भर्ती हुए थे, ये इनके मामा थे। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात करें तो ये भारत में पहली बार कब आए थे, तो ये भारत में पहली बार आए थे 1801 में। 1801 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड भारत में पहली बार आए। और बात करें राजस्थान या उदयपुर के बारे में, तो ये उदयपुर आए थे दोस्तों पहली बार 1806 में। आगे बात करें इनके गुरुजी के बारे में बात करें, तो इनके गुरु का नाम था जैनयति ज्ञानचंद्र इनके गुरु का नाम था। और इन्होंने इन्हीं के सहयोग से राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखा था। तो थोड़ी सी बात करते हैं इनकी पुस्तकों के बारे में, इनकी रचना के बारे में। कर्नल जेम्स टोड की एक रचना थी दोस्तों, इनका एक ग्रंथ था और उस ग्रंथ का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की ये एक प्रमुख रचना है और इस रचना के बारे में बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के 2 भाग थे, इसके 2 भाग थे। इसका पहला भाग 1829 में प्रकाशित हुआ था, लंदन से प्रकाशित हुआ था दोस्तों। और इसका सेकंड भाग प्रकाशित हुआ था 1832 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का। और इसी ग्रंथ का एक और नाम मिलता है और वो नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसी का ही दूसरा नाम है। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का ही दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों इन्होंने ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक अपने गुरु ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। ये पुस्तक इन्होंने। आगे बात करें तो कर्नल जेम्स टोड की एक और रचना थी, उस रचना का नाम था, इनकी एक और पुस्तक है दोस्तों, पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा।
ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई दोस्तों, ये 1839 में प्रकाशित हुई थी और इसी पुस्तक का एक और नाम मिलता है वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया। इसी पुस्तक का एक और नाम है वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया, ये इसका एक और नाम था। और आगे बात करें दोस्तों, तो कर्नल जेम्स टोड ने अपने गुरु ज्ञानचंद्र के सहयोग से चारण और भाटों और उनकी वंशावलियों और शिलालेखों और अभिलेखों को अपनी भाषा में समझकर राजस्थान का इतिहास लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने। और इसी कर्नल जेम्स टोड ने पुरानी बहियों के अनुसार राजस्थान को रजवाड़ा और रायथान नाम दिया। रजवाड़ा और रायथान नाम दिया। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन कि कर्नल जेम्स टोड ने पुरानी बहियों के अनुसार राजस्थान को किस नाम से पुकारा, तो रजवाड़ा और रायथान के नाम से पुकारा था। और आगे बात करें कि राजस्थान जो हमारा जो भौगोलिक प्रदेश है, इसको सर्वप्रथम किन किन नामों से पुकारा गया था और किन किन ने इनको पुकारा था, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये हमारा राजस्थान है। ये हमारा राजस्थान है। ये जो हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान को सर्वप्रथम किन किन नामों से पुकारा गया था और किसने पुकारा था, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो भाग है, इस भूभाग को सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया बहुत सी बार कि इस भूभाग को 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से राजपुताना नाम से पुकारा था दोस्तों, ओनली फॉर मौखिक रूप से। बात करते हैं कि इस भूभाग को लिखित रूप से राजपुताना नाम से किसने पुकारा, तो उसके बारे में बात करें तो इस भूभाग को लिखित रूप में 1805 ईस्वी में एक विद्वान थे। विद्वान का नाम है विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में लिखित रूप में इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था लिखित रूप में, और मौखिक रूप में जॉर्ज थॉमस ने किया 1800 ईस्वी में, लिखित रूप में 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान जो हमारा ये भूभाग है, इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम प्राचीनतम राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित प्रमाण कहां से मिलता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों राजस्थान जो शब्द है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण कहां से मिलता है, तो वो प्रमाण मिलता है दोस्तों सिरोही में एक मंदिर है खीमल माता का एक मंदिर है दोस्तों। ये मंदिर सिरोही में स्थित है। इस खीमल माता के मंदिर में एक शिलालेख मिला दोस्तों, एक शिलालेख मिला। उस शिलालेख का नाम था बसंतगढ़ शिलालेख। ये जो शिलालेख है दोस्तों विक्रम संवत
782 का था। और इस शिलालेख में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्राचीनतम नाम मिलता है। इसमें एक नाम उत्कीर्ण था, राजस्थानिया द्वितीय शब्द उत्कीर्ण था दोस्तों इस शिलालेख में। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो सिरोही में खीमल माता के मंदिर में एक शिलालेख है, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। यहाँ पे इस शिलालेख में एक नाम उत्कीर्ण है दोस्तों, वो नाम है राजस्थानिया द्वितीय। आगे बात करें तो इसके बाद प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो इसके बाद प्रमाण मिला दोस्तों, इसके बाद जो प्रमाण मिला, एक शासक था दोस्तों, प्रतिहार वंश का एक शासक है, प्रतिहार शासक वत्सराज। इस वत्सराज के दरबार में एक विद्वान था, उद्योतन सूरी। इस उद्योतन सूरी की एक रचना थी दोस्तों, कोवलीयमाला। इस कोवलीयमाला में भी राजस्थान शब्द का प्राचीनतम नाम मिलता है। तो अब इसके बाद भी एक और प्रमाण मिलता है दोस्तों, एक शासक था मारवाड़ का, नाम था जसवंत सिंह के दरबार में एक विद्वान थे दोस्तों, उस विद्वान का नाम था मोहनोंत नैंसी की एक रचना थी दोस्तों, उस रचना का नाम था मोहनोंत नैंसीरी ख्यात। इस ग्रंथ में भी राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण मिलता है और इसी ग्रंथ को राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया दोस्तों। इसके बाद जो इससे पहले भी कुछ प्रमाण मिलते दोस्तों कि एक विद्वान थे वाल्मीकि ने राजस्थान या राजपूताना जो वर्तमान राजस्थान है, इस प्रदेश को मरुकांतार के नाम से संबोधित किया था। ये क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया, तो मरुकांतार के नाम से संबोधित किया था। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करें तो जो राजस्थान है, ये राजस्थान शब्द कब दिया गया था इस भूभाग को, तो औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस भूभाग को राजस्थान नाम दिया गया था दोस्तों। राजस्थान नाम दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। और अगले वीडियो में बात करेंगे हम इसकी स्थिति के बारे में। धन्यवाद।